जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्राज क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, संविधान का संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। और हमने उसमें संविधान जाना कि संविधान है क्या, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, लिखित संविधान वाले देश कौन से हैं, अलिखित संविधान वाले कौन से देश हैं, लिखित संविधान का अर्थ क्या है, अलिखित संविधान का अर्थ क्या है, दुनिया में जो पहला संविधान अपनाया वो देश कौन सा था, विश्व में जो पहला लिखित संविधान अपनाने वाला देश था वो कौन सा है। फिर हमने पढ़ा कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है। तो ये बच्चे बात हुई थी जनरल संविधान की। अब हम बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसा बोर्ड पे लिखा है, टॉपिक का नाम लिखा है भारत का संवैधानिक विकास। तो अगर हम बात करें कि भारत का संवैधानिक विकास क्या 26 नवंबर 1949 को बन गया, यानी कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ उसने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लेकर संविधान का निर्माण कर दिया। क्या यही संविधान का निर्माण था, या हमारे संविधान में जो बहुत सारे प्रावधान थे वो पहले ही कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत बने और कुछ जो है ब्रिटिश शासन यानी कि क्राउन रूल के अंतर्गत बने। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम भारत के संवैधानिक विकास को समझने की कोशिश करते हैं तो भारतीय संविधान की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको समझनी है तो आपको ब्रिटिश शासन के अधीन हुए संवैधानिक विकास को जानना बहुत जरूरी है। और इस संवैधानिक विकास को जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ उसे हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला कौन सा भाग होगा बच्चे? पहला होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कंपनी रूल के अंतर्गत जो जो संवैधानिक विकास हुआ उसमें हमें वो पढ़ना पड़ेगा। लाइक एज क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना पड़ेगा, 1813 का एक्ट पढ़ना पड़ेगा, 1833 का पढ़ना पड़ेगा, 1853 पढ़ना पड़ेगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ तो वो कब से कब तक माना जाता है बच्चे? 1773 से लेकर 1853, या ओब्लिक में आपको एक डेट दिख रही होगी 1853 और 1858। इसका मतलब क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल भारत में था तो बच्चे जो लास्ट अधिनियम आया उसके शासन के अंतर्गत वो था 1853। लेकिन अगर आप बात करें, जब तक 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में, उससे पहले तो सारा शासन कौन संभाल रही है? कंपनी संभाल रही है। यानी कि कंपनी के हाथों से प्रशासन ट्रांसफर कब हुआ ब्रिटिश शासन को? 1 नवंबर 1858 को। तो अगर डेट के हिसाब से देखें तो आप 1858 लिख सकते हैं। अगर एक्ट के हिसाब से देखें कि कंपनी के अंतर्गत जो लास्ट एक्ट था वो कौन सा था? 1853 था। फिर हम देखें, जब 1 नवंबर 1858 को घोषणा हो गई कि आज से जो है भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले रहा है, तो उसके बाद जो संविधान में संशोधन हुए, जो एक्ट पारित हुए, उन्हें हम बोलते हैं कि क्राउन रूल के अंतर्गत पास हुए। उनमें पहला कौन सा रूल दिखाई देता है आपको? 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। और इससे लेकर आगे बढ़ते चलते हो तो 1947 तक हम देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल यह है, जब हम आज इसे शुरुआत करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या बच्चे पहले 1773 का ही पढ़ेंगे? अगर मैं बात करूं तो 1773 का पहला महत्वपूर्ण कानून था, लेकिन उससे पहले भी कुछ कानून है जिसे हम पढ़ते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने संविधान विकास की यात्रा जो है 1600 ईस्वी के राजलेख से ही शुरू करते हैं आज। चलो बच्चों, 1600 ईस्वी का राजलेख समझते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देख रहे हो जो हमारा पहला एक्ट हम इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे 1600 ईस्वी का राजलेख। अब बच्चे ये क्या लिखा? ये कोई अधिनियम नहीं लिखा, ये क्या लिखा है? राजलेख। यानी कि इस अधिनियम को कोई वहां की संसद ने पास नहीं किया, वहां की सरकार ने पास नहीं किया, वहां क्या लिखा है? राजलेख। यानी कि वहां के राजशाही का आदेश था, एक शाही आदेश आया कि ऐसा होगा। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ बच्चों? तो आप कहोगे, इसमें पहला पॉइंट लिखोगे कि इस राजलेख के माध्यम से, इस राजलेख के माध्यम से, इस राजलेख के माध्यम से रानी या महारानी आप कह सकते हो एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम ने
31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया। देशों में व्यापार करने का और बच्चे अधिकार ही नहीं दिया, एकाधिकार दिया। एकाधिकार का मतलब है अगर कोई कंपनी यूरोप की जो है भारत और एशिया के देशों में व्यापार करेगी तो वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। व्यापार करने का एकाधिकार दिया। तो अगर 1600 ईस्वी का राजलेख पूछे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है बच्चे कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने का अधिकार, शासन करने का नहीं, व्यापार करने का कहीं लिखा होगा माध्यम से रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे भारत तथा देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया। और कैसा अधिकार था? एकाधिकार था, यानी कि यूरोप की अगर कोई कंपनी भारत में व्यापार करेगी तो वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। तो कब स्थापित हुई बच्चे? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्लियर है यहाँ से? तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में जो व्यापार करने का अधिकार दिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया, उसके लिए क्या वहां की संसद ने कोई कानून बनाया? क्या वहां ब्रिटिश जो संसद थी या ब्रिटिश क्राउन था, कोई उसने एक्ट पारित किए? नहीं बच्चे, ये केवल शाही चार्टर था, यानी कि राजशाही आज्ञा से ही उसे जो है अधिकार मिल गया। तो एक बच्चे क्वेश्चन उठता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे लिखते हैं हम, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई थी जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय कितनी पूंजी थी इसकी? स्थापना के समय कुल पूंजी कितनी थी? कुल पूंजी ये इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, तो कितनी थी? 30,133 पाउंड। कितनी थी? 30,133 पाउंड। कितनी थी बच्चे? 30,133। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो कुल भागीदार कितने थे इसमें? कुल भागीदार कितने थे इसमें? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल भागीदार थे बच्चे 217। कितने थे बच्चे? 217। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कि स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? भारत का शासक कौन था? तो आप देख रहे हो बच्चों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 से लेकर 1605 तक भारत का बादशाह कौन है? अशोक है। कि स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। कौन था बच्चे? अकबर था। कौन था? अकबर था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार की शुरुआत भारत में कहां से की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार की शुरुआत सूरत से की बच्चे। सूरत से की। कहां से की बच्चे? सूरत से की। अब एक क्वेश्चन ये भी यहां भी आप लिख सकते हो नोट करके कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सूरत में अपना पहला कारखाना खोला तो 1608 में उन्होंने किससे अनुमति ली थी बच्चे? जहांगीर से। जहांगीर के दरबार में पहली बार जो है वो आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में। तो ये इतिहास के क्वेश्चन भी मैं यहाँ से रिलेटेड साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है बच्चे जो इतिहास और संविधान दोनों में है। क्लियर है बच्चे? तो 1600 ईस्वी के राजलेख में आप क्या देखें? सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन का मतलब आपने समझा कि राजलेख यानी कि ये तो राजा का आदेश है, ये तो शाही आदेश है, कोई कानून नहीं बना। तो क्या किया? इस समय जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे भारत और अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया के देश 15 देश थे उस समय, उनमें जो है व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? एकाधिकार प्रदान कर दिया।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो क्वेश्चन पूछते हैं उसकी कुल पूंजी कितनी थी। तो कितनी पूंजी थी बच्चे? 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उसमें कुल कितने पार्टनर थे बच्चे? 217 पार्टनर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासक कौन था बच्चे? अकबर का शासन था भारत में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला व्यापारिक कारखाना खोला तो कहाँ खोला बच्चे? व्यापार कहाँ से शुरुआत की? सूरत से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना व्यापार शुरू किया भारत में, उस समय भारत का बादशाह कौन था बच्चे? जहांगीर था। जहांगीर। कब की थी शुरुआत? 1608 में उसकी शुरुआत की। क्लियर है बच्चे? 1600 ईस्वी का राजलेख का पहला पॉइंट हुआ है ये। तो 1600 ईस्वी के राजलेख का आपने पहला पॉइंट देखा। मैं बच्चे साइड में हो जाता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बोर्ड पे लिखा है। जो कंपनी थी, कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद के हाथों में था। एक परिषद यानी कि काउंसिल के हाथों में था। एक परिषद के हाथों में। तो आप कह सकते हो भारत में कंपनी का सारा प्रशासन जो है एक परिषद के हाथों में था। अब सवाल उठता है, इस परिषद को क्या बोलते थे बच्चे? इस परिषद को बोलते थे गवर्नर और उसकी परिषद। गवर्नर और उसके परिषद। गवर्नर और उसकी परिषद। क्लियर है बच्चे? जो गवर्नर और उसकी परिषद थी, इसमें कौन कौन होते थे बच्चे? तो इसमें होता था गवर्नर। एक तो कौन होता था? गवर्नर। एक उप गवर्नर। कौन होता था? उप गवर्नर। और कितने सदस्य होते थे बच्चे? 24 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 24 सदस्य। तो गवर्नर और उसकी 24 सदस्यों की जो परिषद हुआ करती थी, उसी को बाद में क्या कहा गया बच्चे? गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया। अब बच्चे ये जो गवर्नर और उसकी परिषद थी, ये इंग्लैंड में, कहा बच्चे? इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल भी बोलते हैं इसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति उत्तरदायी थी। किसके प्रति उत्तरदायी थी बच्चे? के प्रति उत्तरदायी थी। क्लियर है बच्चे? दूसरा पॉइंट, तो कंपनी का सारा प्रशासन किसके हाथों में था? भारत में जो कंपनी का प्रशासन संभालती थी वो गवर्नर और उसकी 24 सदस्यों की एक परिषद संभालती थी। और ये सारी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती थी बच्चे? इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी होती थी। क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो बच्चों एक और बात समझते हैं। एक प्रेसिडेंसी नगर आता है। क्या आता है? प्रेसिडेंसी। तो किसे बोलते हैं हम? मान लो आप कहोगे कि मद्रास, फिर आप कहोगे बॉम्बे और कोलकाता कहें हम, उस समय तो कलकत्ता था, या बंगाल कहें, एक ही बात होगी बच्चे। ठीक है? कलकत्ता कहें या बंगाल कहें, एक ही बात है। को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। अब सवाल है क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका प्रशासन गवर्नर और उसकी परिषद देखती थी। समझ गए बच्चों क्यों बोलते थे प्रेसिडेंसी? यानी कि प्रेसिडेंट या गवर्नर और उसकी परिषद देखती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चे कि शुरुआत में कितने प्रेसिडेंसी थी? तो आपने कहा कलकत्ता थी, या उसी को बंगाल आप कह सकते हो। आपने कहा बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, और आपने कहा मद्रास प्रेसिडेंसी थी। क्लियर है? कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3। और इन्हें प्रेसिडेंसी नगर क्यों कहा जाता था? प्रेसिडेंसी सिटी क्यों कहा जाता था इन्हें? क्योंकि इनका प्रशासन गवर्नर और उसकी परिषद देखती थी। चलो बच्चों इसे भी नोट करो जल्दी से। चलो बच्चों एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 1726 का जो राजलेख आया, एक क्वेश्चन उससे पूछते हैं, तो उसे भी नोट कर लो बच्चों। दूसरा जो आप पढ़ेंगे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में, वो पढ़ेंगे 1726 ईस्वी का राजलेख।
1726 ईस्वी का राजलेख। इससे बच्चे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी या मद्रास की प्रेसिडेंसी थी या जो है बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, इन्हें कानून बनाने का जो अधिकार था वो कब मिल गया? ये अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों में कानून बना सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया इन्हें 1726 ईस्वी के राजलेख से। क्लियर है? तो मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं कि बंगाल, मद्रास, बंगाल की जगह बच्चे कलकत्ता भी लिखा मिल सकता है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, यानी कि बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों में गवर्नर और उसकी परिषद को, गवर्नर और उसकी परिषद को, गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। विधि यानी कि कानून, विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई और 1608 में उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया। तो तब तक कौन कानून बना रहे थे? तो यहां भी ये भी नोट रखना, पहले यह कानून, पहले यह विधि इंग्लैंड स्थित, अभी जो आपने पढ़ा है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाती थी। क्लियर है बच्चों? बस 1726 के राजलेख में केवल आपको एक बात याद रखनी है, इससे पॉलिटी में तो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इतिहास में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरआरबी में भी पूछा जा चुका है, आपके एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होती है लोअर की, जिसे हम बोलते हैं चकबंदी अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें 1726 ईस्वी के राजलेख में हमने क्या देखा कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को अब कानून बनाने का अधिकार दे दिया। यानी कि बंगाल के लिए कानून कौन बनाएगा? तो वहां का बंगाल और उसकी परिषद बनाएगी, वहां का गवर्नर। मद्रास के लिए कानून कौन बनाएगा? अब तो मद्रास का जो गवर्नर होगा और उसकी 24 सदस्यों की जो परिषद होगी वो कानून बनाएगा। लेकिन इससे पहले कानून कौन बनाते थे बच्चे? यह विधि इंग्लैंड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, यानी कि निदेशक मंडल था, वो ये कानून बनाता था। क्लियर है बच्चे? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आने वाला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलो बच्चों अब देखते हैं 1773 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कोई एग्जाम ऐसा ना होगा, लेकर पुलिस से लेकर और बड़े बड़े एग्जामों तक, क्लर्क के एग्जाम, एसएससी के, रेलवे के, यूपी ट्रिपल एससी के, एसआई के, दिल्ली पुलिस के, कोई ऐसा पेपर ना होगा जिसमें 1773 का अधिनियम ना पूछा गया हो। इसलिए बच्चे रट लेना और समझ के रटना, ठीक है ना? अगर रटोगे तो खाली 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद गायब, लेकिन समझ के रटना है बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं 1773 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो क्या नाम होगा बच्चे? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का हिंदी में क्या होता है? विनियमन करना, यानी कि किसी चीज को कंट्रोल करने की बात होगी। अब तो कंट्रोल किसे करेंगे? और पहली बार आप देखिए ब्रिटिश शासन ये कानून लाए गए तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं बच्चे? 1773 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। बच्चे इंग्लिश का शब्द जरूर याद रहना चाहिए, पेपर में नहीं मिलता विनियमन है, अब रेगुलेटिंग हिंदी में लिखा मिलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रेलवे ने क्या पूछा? दूसरा क्वेश्चन रेलवे ने पूछा, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन ब्रिटिश पीएम, तत्कालीन ब्रिटिश पीएम, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। बच्चे आरआरबी में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आरआरबी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनके द्वारा एक कमेटी गठित हुई, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति, नाम था उसका गुप्त समिति। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे
1773 का अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया? रेलवे ने 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है, एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होता है। गुप्त समिति को आप कह सकते हो बच्चों, सीक्रेट कमेटी भी बोल सकते हो, सीक्रेट कमेटी। स्पेलिंग पर ध्यान मत देना बच्चे, कभी स्पेलिंग चेक करने लग जाओ तो जीके और हिंदी के मास्टर है, इंग्लिश के मास्टर नहीं है। तो मैंने कहा तत्कालीन ब्रिटिश पीएम लॉर्ड के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित हुआ, की सिफारिश पर पारित हुआ। अब सवाल है क्या हुआ इसमें बच्चे, क्या क्या हुआ? तो बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे देखना ध्यान से। सबसे पहली बार क्या था, पहला ऐसा एक्ट पारित हुआ जिसमें कंपनी के लिए लिखित नियम जारी किए गए। पहला ऐसा कानून था जिसने कंपनी के शासन प्रशासन को नियंत्रित और नियमन करने की कोशिश की। तो पहला क्या कह सकते हो बच्चों, इसने ये ईस्ट इंडिया कंपनी लिख रहा हूं मैं इस तरह से, ठीक है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियमन और नियंत्रण का कार्य किया। और ऐसा पहली बार हुआ बच्चे, ऐसा पहली बार हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन चल रहा था उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। दूसरा, इससे भारत में जो है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली, केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। इससे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई बच्चे? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव की शुरुआत हुई। और अगर मैं बात करूं कि भारत में पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, तो सबसे पहले हमने बेसिक सी चीजें सीखी कि 1773 का जो अधिनियम था वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपने कहा बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट के। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो आपका आंसर होगा 1773 में। फिर क्वेश्चन पूछा 1773 का जब अधिनियम पारित हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपने कहा लॉर्ड नॉर्थ थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1773 का जो एक्ट है वो किस समिति की सिफारिश पर पारित हुआ? तो वो गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर, सिफारिश लिखा है बच्चे, सिफारिश पर पारित हुआ। तो क्या हुआ इसमें? इसने EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण और नियमन का कार्य किया। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि पहली बार कंपनी के लिए लिखित नियम प्रस्तुत हुए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिखित नियम प्रस्तुत हुए। पहली बार कंपनी के लिए लिखित नियम प्रस्तुत हुए। दूसरा क्या हुआ बच्चे? इससे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। और तीसरा, भारत में पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिलनी शुरू हो गई। क्लियर है बच्चे? दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, अब तक आपने कितनी प्रेसिडेंसी पढ़ी है? आपने प्रेसिडेंसी पढ़ी है 3। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी है बच्चे? आपने पढ़ा मद्रास प्रेसिडेंसी। क्या पढ़ा? मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी। दूसरी कौन सी पढ़ी आपने? आपने पढ़ा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तीसरी आपने क्या पढ़ी बच्चे? तीसरी पढ़ी आपने बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। यानी कि आप 3 प्रेसिडेंसी पढ़ रहे हो। अब 1773 के अधिनियम से क्या हुआ बच्चों? देखो, अगर मैं यहां कहूं कि यहां के मद्रास के लिए कानून कौन बनाता है, मद्रास के लिए कानून कौन बनाता है, तो आप कहोगे यहां का गवर्नर और उसकी परिषद। यहां कानून कौन बनाता है?
तो यहाँ का गवर्नर और यहाँ की परिषद। मैं कहूं कि यहाँ जो है कौन बनाता है, तो आप कहोगे यहाँ का गवर्नर और उसकी परिषद। और यहाँ कौन करता है बच्चे, तो आप कहोगे यहाँ का गवर्नर और उसकी परिषद। समझ गए? इसका मतलब हर प्रेसिडेंसी का गवर्नर और उसकी परिषद अलग अलग थी। लेकिन 1773 के अधिनियम से क्या किया बच्चे, जो बंगाल का गवर्नर था, यानी कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया। तीनों प्रेसिडेंसियों का संयुक्त गवर्नर जनरल बनाया। क्या बनाया बच्चे, संयुक्त गवर्नर जनरल बनाया। और इसका क्या नाम हो गया बच्चे, अब इसका नाम हो गया, पद का, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इस बच्चे नाम हो गया इस पद का, जो बंगाल का गवर्नर था अब उसका नाम हो गया बंगाल का गवर्नर। इसका मतलब क्या सर, मद्रास वाला भी इसी के अधीन हो गया, तो मद्रास वाला भी इसी के अधीन हो गया बच्चे। क्या बॉम्बे का भी इसी के अधीन हो गया, बिल्कुल इसी के अधीन हो गया। अब तीनों प्रेसिडेंसियों का संयुक्त गवर्नर जनरल बन गया बच्चे। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना बच्चे, वो कौन बना बच्चे, वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बच्चे पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितनी बार। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपने कहा वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है बच्चे? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का संयुक्त गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बनाया, आपने कहा 1773 के अधिनियम से बनाया। क्लियर है? आपने कहा किस अधिनियम के तहत जो है मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, तो आपने कहा वारेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत हो गए। क्लियर है बच्चों? दूसरी इस बात समझिए अब। क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनाई जाएगी। तो मैं यही लिख देता हूं, बंगाल के गवर्नर जनरल की इसकी हेल्प के लिए 4 सदस्यों की परिषद का निर्माण। 4 सदस्यों की परिषद का निर्माण। तो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे, बंगाल की गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे बच्चे। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। क्लियर है? चलो, इसी को हम बोलते थे, जो परिषद थी इसी को हम बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। क्लियर है बच्चे? कार्यकारी परिषद। क्लियर है? अब चलो, कई बार क्वेश्चन बच्चे अगर यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछ लेता है इन 4 सदस्यों में कौन कौन नहीं थे। ये जो 4 सदस्य थे इनमें कौन कौन से बच्चे, एक देखो बच्चों, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनाई बच्चे, 4 सदस्यों की परिषद बनाई। और इस परिषद को क्या कहा गया बच्चे, कार्यकारी परिषद बनाया गया, कार्यकारी। और इस कार्यकारी परिषद में कौन कौन से सदस्य थे बच्चे, यूपीएसआई, यूपी दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। तो कौन था बच्चे, पहला आप देखें तो क्लेवरिंग था। कौन था, क्लेवरिंग, इसका नाम क्लेवरिंग। क्या था बच्चे, क्लेवरिंग। दूसरे कौन थे बच्चे, मॉनसन थे, मॉनसन। तीसरे कौन थे बच्चे, बोरवेल थे, बोरवेल है बच्चे ये। और चौथा देखें आप तो फिलिप थे बच्चे। कौन थे, फिलिप, यानी कि इनका पूरा नाम था विलियम फिलिप। कौन थे, विलियम फिलिप, या कहीं कहीं फिलिप फ्रांसिस मिलता है। तो कार्यकारी परिषद में कौन कौन से सदस्य हुए बच्चे, क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल है बच्चे, और ये फिलिप है, फिलिप फ्रांसिस। क्लियर है बच्चे, समझ गए? तो मैंने कहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसियों का भी एक संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया, और वही संयुक्त गवर्नर जनरल क्या कहलाया बच्चे, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। और बंगाल के गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था बच्चे, वारेन हेस्टिंग्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मद्रास, बॉम्बे सब इसके अधीन हो गए सारे गवर्नर। अब उनके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं रही। क्लियर है बच्चे ये?
और ये क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए कितने सदस्यों की परिषद बनी? 4 सदस्यों की परिषद बनी। 4 सदस्य कौन कौन थे? क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल और फिलिप फ्रांसिस। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों तीसरा पॉइंट बहुत देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्या है। तो देखो बच्चों, यानी कि इस एक्ट के तहत या इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नोट कर लेना। आपसे क्वेश्चन पूछे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, आपका आंसर होगा 1774 में हुई। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत हुई, तो आंसर होगा 1773 के अधिनियम के तहत हुई। क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट था तो इसमें एक कौन था? एक मुख्य न्यायाधीश। चलो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं 1773 के अधिनियम का। वैसे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा ना गया हो। अलग अलग एग्जामों में न जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 1773 के अधिनियम से। तो अब समझते हैं बच्चे इसका तीसरा पॉइंट। तो देखिए इस एक्ट के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा? 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई थी, तो आप कहोगे कलकत्ता में। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, आपका आंसर होगा 1774। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष के एक्ट के अनुसार हुई, तो आपका आंसर होगा 1773 के एक्ट के अनुसार हुई। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई, तो आपका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होगा। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई बच्चे, तो आप देखिए इसमें एक थे मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? चीफ जस्टिस। क्या नाम था उनका? सर एलिजा इम्पे। इसमें 3 अन्य जज थे। 3 अदर जज कौन थे बच्चे? पहले थे चेम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर और तीसरे थे हाइड। क्लियर है बच्चे? पहला कौन था? चेम्बर्स, दूसरे लिमेस्टर, तीसरा हाइड। अब क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र कहां तक है, यानी कि कौन से केस इसमें जाएंगे बच्चे। तो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित हुआ उसकी अधिकारिता क्या है बच्चों? केवल कंपनी के प्रशासन और कलकत्ता के ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित था। यानी कि इसका अधिकारिता का जो क्षेत्र था वो आप क्या कहोगे? कंपनी के प्रशासन। कंपनी का प्रशासन चाहे कहीं भी चल रहा हो बच्चे भारत में, और कलकत्ता के ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित था। अब बच्चे मान लो इस सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डिसीजन हुआ और हमें इस डिसीजन के खिलाफ जो है अपील करनी है, तो हम कहां करेंगे बच्चे? कहां करेंगे? अगर इसके फैसले के विरुद्ध अपील करनी है तो आपको प्रीवी काउंसिल जाना पड़ेगा। और प्रीवी काउंसिल कहां है बच्चे? लंदन में है। कहां है? लंदन में। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, ये प्रीवी काउंसिल जो लंदन में है, ये 1949 तक प्रीवी काउंसिल लंदन में ही बनी रहेगी हमारी। 1949 तक, 1949 में लंदन की प्रीवी काउंसिल खत्म होगी और हमारी प्रीवी काउंसिल बनेगा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट। कौन बनेगा बच्चे? दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट। तो क्लियर है बच्चे? नोट करो इसके सारे पॉइंट। सारे क्वेश्चन पूछते हैं कितने जज थे, मुख्य न्यायाधीश कौन था, इसके विरुद्ध अपील कहाँ होगी, प्रीवी काउंसिल कहाँ है, भारत की प्रीवी काउंसिल लंदन में कब खत्म हुई, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, 1949 में हुई। अब प्रीवी काउंसिल कौन है? अब प्रीवी काउंसिल हमारा दिल्ली का स्थित सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर है बच्चों? चलो नोट करो ये। चलो बच्चों इस एक्ट का जो है लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो निजी व्यापार भी करते थे, प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। तो इस अधिनियम से उनके प्राइवेट ट्रेड पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चे? दूसरा क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो भारतीयों से जो है गिफ्ट या उपहार लेते थे। अब इस चीज पर भी रोक लगा दी, यानी कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी अब भारतीयों से किसी तरह का उपहार नहीं ले पाएगा। और तीसरा क्या हुआ बच्चों? जो कंपनी के कर्मचारी थे वो रिश्वत यानी कि ब्राइब्स लेते थे, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई। इसका मतलब हुआ
कि 1773 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो कोई ट्रेड नहीं कर सकते अपना प्राइवेट, वो किसी से जो है गिफ्ट नहीं ले सकते, वो ब्राइब्स नहीं ले सकते। तो इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आपने जो है 1726, 1600 ईस्वी 2 राजलेख देखे और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।